I am Lata Kumari Chachia, Assistant Professor Chemistry, Shri Ratanlal Kavarlal Patni, Government PG College, किशनगढ़। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में रीज़न ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, मोड ऑफ वाइब्रेशन व स्वतंत्रता की कोटि को पढ़ा है। आज हम सरल आवृत्ति दोलक या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को को समझने के लिए हम यहाँ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, कि डायएटॉमिक मॉलिक्यूल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह कैसे व्यवहार करता है, ठीक है। द vibrational motion of the nuclei of diatomic molecule may be similar to the vibration of a linear harmonic oscillator. सरल आवृत्ति दोलक को समझने के लिए हम डायएटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल ले रहे हैं। जब मॉलिक्यूल IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो उसमें वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ मॉलिक्यूल के दोनों एटम के बीच का जो बॉन्ड है उसको हम स्प्रिंग के समान मान रहे हैं, ठीक है। ये जो दो एटम हैं, दोनों एटम के जो बीच का जो बॉन्ड है उसको हमने एक तरह से स्प्रिंग की तरह माना है, जिसके दोनों सिरों पर क्या जुड़ा हुआ है, एटम, ठीक है। ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के जो दोनों सिरों पे क्या जुड़े हुए हैं, एटम जुड़े हुए हैं। और यदि हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, इन एटम को हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, इनको खींच रहे हैं हम, ठीक है। तो खींचने पर क्या होगा, एक तरह से स्प्रिंग में वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगे और वाइब्रेशन की वजह से स्प्रिंग जो कि क्या है, बॉन्ड डिस्टेंस, तो बॉन्ड डिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, देन डिक्रीज़ होगी। तो एक तरह से क्या होगा, उसमें वाइब्रेशन होगा, ठीक है, कि जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज़ हो रही है दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस, और क्या होगी, डिक्रीज़ होगी यदि हम स्प्रिंग को खींच के छोड़ देते हैं, ठीक है। इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करके यदि हम छोड़ देते हैं तो जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, इस पोजीशन में। एंड थर्ड पोजीशन में क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अब ये अब यहाँ देखो, हम स्प्रिंग को x डिस्टेंस से क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। एटम जो A है उसको हम x1 डिस्टेंस से स्ट्रेच कर रहे हैं और एटम B को हम x2 डिस्टेंस से स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि हमने x डिस्टेंस से इसको स्ट्रेच किया है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में देखो एक फोर्स काम कर रहा है। इस फोर्स को हम कहते हैं प्रत्यानयन बल या रीस्टोरिंग फोर्स। तो जो सरल आवृत्ति दोलक है वो हुक्स के नियम का पालन करता है और हुक्स के नियम के अनुसार यह प्रत्यानयन बल या रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। देखो, यदि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन पे है या विस्थापन इस डायरेक्शन की तरफ है तो जो प्रत्यानयन बल है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि यदि हम डिस्प्लेसमेंट x1 कर रहे हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल कार्य कर रहा है, जो मॉलिक्यूल को वापस उसी स्थिति में लाने की कोशिश करेगा। तो हुक्स के नियम के अनुसार जो रीस्टोरिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट कितना है, हम कितना कर रहे हैं, एक्स डिस्प्लेस या एक्स का विस्थापन कर रहे हैं, ठीक है। यदि प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाते हैं तो हमारे पास में क्या वैल्यू आती है, एफ इजिकल टू माइनस के एक्स, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं के यहाँ पर क्या है, फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। एक्स क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और एफ यहाँ पर क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल। और यहाँ जो माइनस चार्ज है, एफ इजिकल टू माइनस के एक्स है, तो माइनस चार्ज किसको शो कर रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, ठीक है।
जो रिस्टोरिंग फोर्स है, प्रत्यानयन बल F है, वो F किसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है? जो विस्थापन x के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये तो क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। और एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होगा? E इजिकल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हाफ के एक्स स्क्वायर, तो x यहाँ पर कितना डिस्प्लेस हुआ है? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से। यदि हम ये कह रहे हैं कि r क्या है, r डिस्टेंस से हमने डिस्प्लेस किया है, या फिर हम r डिस्टेंस x को मान रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे E इजिकल टू हाफ के r माइनस आर ई स्क्वायर, या फिर हम लिखेंगे E इजिकल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये क्या है? हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी। अब ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, यदि कोई मॉलिक्यूल है वो IR रेडिएशन उस पर हम आपतित करवाते हैं, तो मॉलिक्यूल में क्या होगा? वाइब्रेशन होगा। और यदि वो मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन हो रहा है, तो वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल है उसकी कुछ ना कुछ तो फ्रिक्वेंसी होगी। ठीक है, तो वो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी क्या है हार्मोनिक ऑसिलेटर की? न्यू इजिकल टू क्या है? ओमेगा अपॉन 2 पाई। और ओमेगा क्या होता है यहाँ पे? रूट के अपॉन म्यू, ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? न्यू इजिकल टू 1/2 पाई रूट के अपॉन म्यू। ये क्या है? हमारी फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज़ में। ठीक है, हमें किस में चाहिए? सेंटीमीटर इनवर्स में। ये हर्ट्ज़ वाली फ्रिक्वेंसी हमें चाहिए सेंटीमीटर इनवर्स में। तो हमें पता है न्यू इजिकल टू क्या होता है? c/λ। आप सभी जानते हैं 1/λ। 1/λ को हम क्या लिखते हैं? न्यू बार। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं न्यू इजिकल टू c। 1/λ है यहाँ पर, 1/λ को c न्यू बार मैंने लिख दिया। तो न्यू बार इजिकल टू क्या हो जाएगा? न्यू बाय c। ठीक है, यानी जो हमारी फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज़ में हमें मिल रही है उसको हम c से डिवाइड करें। ठीक है, जो फ्रिक्वेंसी हमको हर्ट्ज़ में मिल रही है उसको हम c से डिवाइड करें। c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट से हम यदि उसे डिवाइड करें तो हमें जो फ्रिक्वेंसी है वो सेंटीमीटर इन्वर्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो न्यू बार यहाँ मैंने लिखा हुआ है न्यू डिवाइडेड बाय c। ठीक है, तो फाइनली हमें ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी मिल रही है न्यू बार इजिकल टू 1/2 पाई c रूट के अपॉन म्यू सेंटीमीटर इन्वर्स। सेंटीमीटर इन्वर्स। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? V इजिकल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, और श्रोडिंगर इक्वेशन आपको पता ही है। और हम मॉलिक्यूल को कौन से डायरेक्शन में स्ट्रेच कर रहे हैं? एक्स डायरेक्शन में, इसलिए हम ओनली यहाँ पर ले रहे हैं एक्स। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर EV माइनस, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की जगह हम क्या लिखेंगे? हाफ के एक्स स्क्वायर। हमने अभी पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेटर की कितनी है? हाफ का स्क्वायर। तो हम EV माइनस U, जो पोटेंशियल एनर्जी की जगह हम लिखेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर साई इजिकल टू 0। और इस इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करें तो हमारे पास में कैलकुलेशन के बाद में जो वाइब्रेशनल एनर्जी आती है वो V प्लस हाफ एच न्यू हमको मिलेगी। ठीक है, आपको अच्छे से याद करना है कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी वो क्या है? V प्लस हाफ एच न्यू। ठीक है, और हमने रोटेशनल एनर्जी की बात की थी EJ, वो क्या थी? EJ इजिकल टू BJ प्लस 1। ये हमारी रोटेशनल एनर्जी थी। और वाइब्रेशनल एनर्जी क्या है हमारी? V प्लस हाफ एच न्यू। ये दोनों आपको याद रखनी है हमेशा कि रोटेशनल एनर्जी BJ J+1 है
और वाइब्रेशनल एनर्जी V प्लस हाफ एच न्यू है। रोटेशनल एनर्जी में फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ, V क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है H/8π² IC। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, J क्या है, रोटेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये रोटेशनल एनर्जी क्या है हमारे पास में BJ/J+1 और वाइब्रेशनल एनर्जी है V प्लस हाफ एच न्यू। यहाँ J क्या था, रोटेशनल क्वांटम नंबर, और V क्या है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, यदि हम वाइब्रेशनल एनर्जी में ये V क्या बताया मैंने आपको, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर V का मान 0, 1, 2, 3 सो ऑन इस तरह से हो सकता है। ठीक है, और V = 0, 1, 2, 3 लेके हम क्या वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल V = 0, V = 1, V = 2, इस तरह से हम वाइब्रेशन एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग V की वैल्यू पे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में हम देख रहे हैं V = 0 पे जो वाइब्रेशन एनर्जी हमको V प्लस EV = V प्लस हाफ एच न्यू से हम देख रहे हैं कि V = 0 भी रख रहे हैं तो हमारे पास में जो एनर्जी मिलेगी कैलकुलेशन के बाद वो क्या है, हाफ एच न्यू। V = 1 पे 3/2 एच न्यू। V = 2 पे क्या हो जाएगा, V प्लस हाफ, तो 2 प्लस हाफ एच न्यू = क्या है हमारे पास कैलकुलेशन के बाद में 5/2 एच न्यू। V = 3 पे हमारे पास में एनर्जी आएगी वाइब्रेशनल एनर्जी 7/2 एच न्यू। V = 4 पे 9/2 एच न्यू। और इसी तरह से आगे जो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर हैं उसमें अलग अलग एनर्जी हमें मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात कॉमन है, अगर यदि मॉलिक्यूल V = 0 से V = 1 में जा रहा है तो कितना डिफरेंस, कितनी एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, यहाँ पर देखो आप एच न्यू एनर्जी, एक का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, V = 1 से V = 2 में जा रहा है तब भी कितने का डिफरेंस आ रहा है, एच न्यू का। V = 2 से 3 में जा रहा है तब भी कितना डिफरेंस आ रहा है, 5/2 - 7/2 - 5/2 कितना आ रहा है, एच न्यू का डिफरेंस। 3 से 4 में जा रहा है तब भी जो एनर्जी डिफरेंस है 7/2 एच न्यू और 9/2 एच न्यू के बीच में, वो भी कितना आ रहा है, एच न्यू का। ठीक है, तो जो क्रमागत वाइब्रेशनल लेवल है हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर, उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, एच न्यू का। ठीक है, जबकि रोटेशनल स्पेक्ट्रा में हमें इस तरह से स्पेक्ट्रल लाइन नहीं मिल रही थी, यहाँ पर हमारे पास क्रमागत स्पेक्ट्रल लाइन के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, एच न्यू का। जबकि वहाँ पर दो क्रमागत जो है स्पेक्ट्रल लाइन के बीच में यदि हम रिजिड रोटेटर मान रहे थे मॉलिक्यूल को, तब तो हमारे पास में क्रमागत रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन के बीच में 2b का डिफरेंस आ रहा था। जबकि यहाँ पर हमारे पास में वाइब्रेशनल जो हार्मोनिक ऑसिलेटर मान की यदि हम बात करेंगे तो स्पेक्ट्रल लाइन के बीच में एच न्यू का डिफरेंस आएगा। ठीक है, यहाँ एच क्या है जो मैं बार बार डिस्कस कर रही हूँ, एच न्यू। तो एच यहाँ पर है प्लांक कांस्टेंट। वी क्या है यहाँ पर, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर का मान 0, 1, 2, 3 और सो ऑन इनफाइनाइट तक हो सकता है। ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर हम उसे ही कह रहे हैं कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के अनुसार यदि हम मॉलिक्यूल को हार्मोनिक ऑसिलेटर मान रहे हैं और दो एटम को हम कितना भी स्ट्रेच करें, ठीक है, ये जैसे जैसे वाइब्रेशन एनर्जी लेवल बढ़ते जाएंगे, ठीक है, हम कह रहे हैं मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन, उसमें बॉन्ड लेंथ क्या होती जा रही है, यहाँ पर इंक्रीज़ होती जा रही, डिक्रीज़ होती जा रही, और इंक्रीज़ होगी और इंक्रीज़ होगी और इंक्रीज़ होगी और इंक्रीज़ होगी, तेज़ी से वाइब्रेशन होने लग जाएंगे, तब भी मॉलिक्यूल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मॉलिक्यूल को हम कितना भी स्ट्रेच कर सकते हैं यदि हम मॉलिक्यूल को क्या मान रहे हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना कि हम मॉलिक्यूल को यदि हार्मोनिक ऑसिलेटर मान रहे हैं तो कोई बाउंडेशन नहीं है कि मॉलिक्यूल को हम कितना स्ट्रेच करें। ठीक है, हम मॉलिक्यूल को कितना भी स्ट्रेच कर सकते हैं, यानी मॉलिक्यूल में
कितने भी एनर्जी लेवल, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल तक यदि मॉलिक्यूल को स्ट्रेच करेंगे तो मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना हम स्ट्रेच करेंगे वापस मॉलिक्यूल रिस्टोरिंग फोर्स वर्क करेगा और वापस से वो क्या हो जाएगा, अपनी पोजीशन पे आएगा, आने की कोशिश करेगा। देन हम और स्ट्रेच करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में और उतना ही क्या होगा, फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, जितना हम स्ट्रेच करेंगे उतना ही फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। ठीक है, लेकिन बॉन्ड लेंथ यानी मॉलिक्यूल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम यदि मॉलिक्यूल में हम देख रहे हैं वाइब्रेशन क्या हो रहे हैं, वाइब्रेशन एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ देखो इंक्रीज़ होती जा रही है, दो एटम के बीच के डिस्टेंस। ठीक है, यदि हम एक एटम को फिक्स माने, ठीक है, और दूसरे मॉलिक्यूल को हम कंप्रेस करें, ठीक है, देन कंप्रेस, यदि मॉलिक्यूल को हम एक मॉलिक्यूल को हम क्या मान रहे हैं, स्टेशनरी मान रहे हैं, और दूसरे मॉलिक्यूल को कंप्रेस कर रहे हैं, तो वापस से वो अपोजिट डायरेक्शन पे जाएगा, अपनी नॉर्मल कंडीशन पे आने की कोशिश करेगा। यदि हम इस तरफ यदि कंप्रेस करेंगे तो मॉलिक्यूल इस तरफ मूवमेंट करेगा। ठीक है, यदि हम उसको और पास लाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स काम करेगा। यदि हम उसको और पास लाएंगे देन अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स। और पास लाएंगे तो और अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें वाइब्रेशनल जो एनर्जी का जो ग्राफ मिलता है वो कैसा मिलता है, पैराबोला ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल को हम इस ग्राफ के ज़रिए बताएंगे कि V इज़ टू 0 पे वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो क्या है, E0 क्या है, हाफ एच न्यू, और V इज़ टू 1 में 3/2, 5/2, 7/2 एंड 9/2। ठीक है, और दो एनर्जी लेवल के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, एच न्यू का, यहाँ भी एच न्यू का। ठीक है, तो ये क्या पोटेंशियल कर्व है हार्मोनिक ऑसिलेटर का।